चैप्टर 23 इन्फॉर्मेशन। कियारा और कुणाल स्कूल में आने के बाद अपनी अपनी क्लास के अंदर चले गए थे। कियारा अपनी क्लास में जाते हुए खुद से ही कहती है, मैं स्कूल में आ तो गई हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि अब पायल मेरे साथ क्या करेगी। पिछली बार तो मैंने उसकी कॉम्प्लेन भी की थी, वो मुझे छोड़ेगी नहीं। कियारा ये सब सोचते हुए क्लास के अंदर चली गई थी और क्लास के अंदर जाते ही उसकी नज़र पायल और नंदनी की सीट के ऊपर गई थी और उसे वहां पर ना तो नंदनी दिखाई दी थी और ना ही पायल। उन दोनों की सीट को खाली देखकर कियारा ने चैन की सांस ली थी, लेकिन वो फिर भी डरी हुई थी क्योंकि वे दोनों ही हमेशा ही थोड़ी लेट आया करती थी और कियारा के हिसाब से वे कुछ देर में आएंगी। कियारा क्लास में ही बैठी हुई थी और धीरे धीरे करके उसकी क्लास की सभी स्टूडेंट ने आना शुरू कर दिया था और फिर कुछ ही देर में कियारा की क्लास भर चुकी थी और अब वह क्लास उन सभी स्टूडेंट की बातों से गूंज रही थी। वही उस क्लास के अंदर कियारा की नज़र अभी भी पायल और नंदनी की खाली सीट पर ही टिकी थी। तभी कियारा के कान में एक लड़की की आवाज़ आती है, अरे क्या तूने कल की न्यूज़ देखी? उस लड़की को दूसरी लड़की ने जवाब दिया, तू पायल की न्यूज़ की बात कर रही है? हाँ, मैंने न्यूज़ देखी और मुझे पता चला कि अब वे देश छोड़कर यहाँ से जाने वाले हैं। मतलब हमारी क्लास अब पहले से बेहतर होने वाली है, क्योंकि उसकी वजह से ही हमारी क्लास में बदमाशी होती थी। उस लड़की ने कहा। उन दोनों लड़कियों की बात सुनकर पूरी क्लास में इसी बारे में बात हो रही थी और उनकी बात सुनकर कियारा की आंखें चौंधी हो गई थी। कियारा को खुशी हो रही थी कि अब उसे नंदनी के हाथों मार नहीं खानी पड़ेगी, लेकिन साथ में वो हैरान भी थी, क्योंकि वो भी सिर्फ यही सोच रही थी कि इन सब चीज़ों के पीछे कुणाल का हाथ है, क्योंकि कुणाल के आने के बाद ही ये सब हुआ था और उसने कहा भी था कि अब उसका कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। शायद उसके कहने का यही मतलब था। कियारा यही सब बैठी सोच रही थी, लेकिन उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब किस्मत का खेल है या फिर ये उसके भाई ने ही किया है। वही दूसरी तरफ कुणाल आरव के साथ बैठा हुआ था और वे दोनों ही आज छुट्टी के बाद जीत और राघव के साथ पीसी कैफे में जाने वाले थे और वे अभी बातें ही कर रहे थे कि तभी क्लास के अंदर टीचर आ जाती है। टीचर क्लास के अंदर अकेली नहीं आई थी, बल्कि उनके साथ दो स्टूडेंट भी थे और उन दोनों स्टूडेंट को देखकर पूरी क्लास ही हैरान हो गई थी और आरव तो अपनी चेयर के ऊपर से ही खड़ी हो गया था और उसके मुंह से हैरानी में से निकलना, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। कुणाल ने ये बात इतनी जोर से कही थी कि पूरी क्लास की नज़र उसके ऊपर ही आकर टिक गई थी और उनकी क्लास की ही नज़र नहीं, बल्कि वे दोनों स्टूडेंट भी आरव को ही देखने लगे थे। उन स्टूडेंट में एक लड़का था और एक लड़की और वे दोनों ही देखने में हद से ज़्यादा खूबसूरत थे। उन दोनों ने ही स्कूल की फुल यूनिफॉर्म पहन रखी थी और वे दोनों ही स्कूल में नए स्टूडेंट थे। उस नई लड़की का नाम आराध्य शर्मा था और उसके साथ खड़े लड़के का नाम ईशान शेखावत था। आराध्य देखने में किसी परी से कम नहीं थी। उसकी मोटी मोटी आंखें, पतले होंठ, गोरा रंग और कमर तक आते काले घने लंबे बाल उसे देखने में इतना ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि शब्दों में बयान करना भी नामुमकिन था। आराध्य देखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि कोई भी पहली ही नज़र में उससे प्यार कर बैठता, लेकिन उसकी साइड में खड़ा लड़का ईशान देखने में जितना ज्यादा खूबसूरत था, उतना ही ज्यादा खतरनाक भी। ईशान की हाइट भी कुणाल जितनी ही थी और वो भी कुणाल जितना ही गोरा था, बस वो थोड़ा पतला था, लेकिन उसके बावजूद भी वो देखने में कुणाल से ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। कुणाल, जो कि आरव के पास ही बैठता हुआ था, जब वो देखता है कि आरव इन दोनों नए स्टूडेंट को देखकर कितना ज्यादा हैरान है, तो उसने उससे पूछा, आरव क्या तुम इन दोनों को जानते हैं? कुणाल की बात सुनकर आरव ने हैरानी में कहा, क्या तुम इन्हें नहीं जानते? अरे ऐसा तो कोई भी नहीं होगा जो इन्हें ना जानता हो। जो ये लड़की है इसका नाम आराध्य शर्मा है और ये इस देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री शर्मा इंडस्ट्री के ओनर के बेटे की इकलौती बेटी है और ये इसके जो लड़का है इसका नाम ईशान शेखावत है और ये आराध्य शर्मा के साथ बचपन से ही है। ये इसका बॉडीगार्ड है और इसने बचपन से ही एक बॉडीगार्ड की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। आरव की बात सुनकर कुणाल आराध्य और ईशान को देखने लगता है और वही आरव भी उन दोनों को देखते हुए अपने मन ही मन कहता है, अब मेरी समझ में आया कि ये दो एक्स्ट्रा बेंच किसके लिए लगाई गई थी। असल में अब ये दोनों हमारी ही क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये दूसरे देश को छोड़कर यहाँ पर वापस क्यों आए हैं। तभी उन सभी को टीचर ने कहा, वैसे इन दोनों को देखते ही आप समझ गए होंगे कि ये कौन है। इन्हें यहाँ पर सब जानते होंगे, जिस वजह से हमें इनकी पहचान कराने की ज़रूरत नहीं है। बस हम आपको इतना बताना चाहते हैं कि ये दोनों पहले अमेरिका में पढ़ाई किया करते थे, लेकिन अब ये पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर आए हैं। टीचर की बात सुनकर सभी स्टूडेंट हैरान थे, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि वे अमेरिका की पढ़ाई को छोड़कर यहाँ पर वापस क्यों आए थे। अगर उनकी जगह पर कोई दूसरा स्टूडेंट भी होता तो वो अमेरिका की पढ़ाई को छोड़कर वापस इंडिया में नहीं आते।
वहीं जहां सभी स्टूडेंट हैरान थे वहीं पर बैठे हुए जीत और राघव उन दोनों को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए थे, बल्कि उन दोनों को ही गुस्सा आ रहा था। राघव ने ईशान को देखते हुए अपने मन ही मन कहा, पहले कुणाल और अब ये सारे खतरनाक लड़के हमारी ही क्लास में आने थे क्या? मैंने इसके बारे में जितना सुना है उसके हिसाब से तो ये कुणाल से भी ज्यादा खतरनाक है। जीत ने ईशान को देखते हुए अपने आप से कहा, मुझे लगता है जब तक मैं अपनी पढ़ाई पूरी ना कर लूं, मुझे तब तक शांति से रहना होगा, क्योंकि पहले कुणाल और अब ये ईशान, अगर इन दोनों में से किसी को मुझ पर गुस्सा आया तो ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। वे दोनों इसी बारे में सोच रहे थे। तभी आराध्य और ईशान दोनों पीछे अपनी सीट की तरफ जाने लगते हैं और वे दोनों ही पीछे जाते हुए कुणाल को देखने लगते हैं। आराध्य जब कुणाल को देखती है तो उसे कुणाल बहुत ज्यादा सुंदर लगता है और कुणाल को देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, और वही ईशान कुणाल को देखकर सीरियस हो जाता है, जैसे कुणाल को देखकर वो उसे कोई आतंकवादी समझ रहा हो। वे दोनों ही अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और तभी आराध्य ने कुणाल की तरफ देखकर ईशान से कहा, ये कौन है ईशान? क्या ये किसी अमीर परिवार का लड़का है, ये फिर किसी एक्टर का? आराध्य कुणाल के बारे में ऐसी बातें इसलिए कर रही थी क्योंकि उसके हिसाब से इतना सुंदर लड़का किसी एक्टर का ही हो सकता है, लेकिन तभी ईशान ने उसे कहा, मुझे नहीं पता ये लड़का कौन है, हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसमें ये नहीं था। मुझे लगता है कि इसे यहाँ पर आए हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो एक हफ्ते पहले की थी। इतना कहकर ईशान ने आगे कहा, लेकिन तुम घबराओ मत आरू, मैं जल्द ही इसके बारे में पता कर लूंगा। ईशान की बात सुनकर आराध्य उर्फ आरू उसे कुछ नहीं कहती है और कुणाल को देखने लगती है। कुणाल को भी ये बात महसूस हो जाती है कि आरू उसे ही देख रही है और वो भी उसकी तरफ नजर घुमा कर देखता है, और कुणाल को अपनी तरफ देखकर आरू मुस्कुरा देती है और उसके मुस्कुराते ही कुणाल उसकी तरफ से अपनी नजर हटा लेता है। कुणाल को अपनी तरफ से नजर हटाते हुए देखकर आरू की मुस्कान गायब हो गई थी और उसने अपने मन में थोड़े गुस्से से कहा, क्या ये मुझे इग्नोर कर रहा है? ये पहला लड़का है जिसने मुझे देखकर अपनी नजर हटाई है। वही ईशान ने कुणाल को देखते हुए अपने मन ही मन कहा, ये लड़का मुझे कुछ अजीब लग रहा है, क्योंकि उसे देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि ये कोई आम स्टूडेंट है। इसने जिस तरह हमें देखा था उस हिसाब से तो मुझे लग रहा था जैसे कि ये हमें देखकर पता लगाने की कोशिश कर रहा हो कि हम कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। फिर कुछ समय बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सभी स्टूडेंट स्कूल से जाने लगते हैं, लेकिन ईशान और आरू अपनी जगह पर ही झुकेतू बैठे हुए थे। उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें अभी पता चला ही नहीं हो कि स्कूल की छुट्टी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ कुणाल, आरव, जीत और राघव चारों पीसी कैफे की तरफ जा रहे थे। आरव जीत और राघव के साथ जा रहा था, लेकिन वो उनके साथ बिल्कुल भी सही महसूस नहीं कर रहा था, बल्कि उसे घबराहट हो रही थी। आरव को लग रहा था कि वे दोनों किसी भी वक्त उसे परेशान कर सकते हैं। तभी आरव ने कुणाल को देखते हुए अपने मन ही मन कहा, मुझे लगता है ये दोनों कुणाल की वजह से मुझे कुछ नहीं कह रहे हैं। आरव को लग रहा था कि जब तक वो कुणाल के साथ है तब तक वो दोनों उसे कुछ नहीं कहेंगे, जिसके बाद वो उन दोनों से बिना घबराए उनके साथ चला गया था। सभी स्टूडेंट के जाने के बाद स्कूल के सामने एक बड़ी सी ब्लैक कार आकर रुकती है और उस कार को देखने के बाद ईशान आरू को वहां से लेकर जाने लगता है और वे दोनों उस कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। वही कुणाल और बाकी तीनों इस वक्त पीसी कैफे के अंदर मौजूद थे और वे तीनों ही अपने अपने पीसी के अंदर गेम खेल रहे थे। वे चारों ही एक टीम के अंदर मौजूद थे और उन चारों को मिलकर दूसरी टीम, जिसके अंदर भी 4 प्लेयर थे, उन्हें हराना था। लेकिन जैसे ही गेम शुरू होता है तो कुणाल और राघव तो बिना किसी प्लेयर को मारे ही मर जाते हैं और जीत भी सिर्फ एक ही प्लेयर को मार पाता है। लेकिन आरव उस गेम में इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि वो अकेले ही बाकी 3 बचे प्लेयर को मार देता है और उस मैच में विन हो जाता है। आरव ने ऐसा सिर्फ एक मैच में ही नहीं किया था, बल्कि उन्होंने उस गेम में जितने भी मैच किए थे उन सभी के अंदर आरव ने अकेले ही उन्हें मैच विन करा दिया था। वही एक आलीशान कमरे के अंदर आरू बैठी हुई कुणाल के बारे में ही सोच रही थी और तभी उसके पास ईशान आता है और उसने उसके पास आते ही कहा, मैं उस लड़के के बारे में पता कर लिया है और जब तुम उसके बारे में सुनोगी तो तुम बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगी। ईशान ने कुणाल के बारे में क्या पता लगाया था? क्या उसे कुणाल की सच्चाई के बारे में पता लग गया था? और जब ये बात कुणाल को पता चलेगी तो वो क्या करेगा? वे दोनों स्टूडेंट कौन थे और उन्हें देखकर सभी हैरान क्यों थे? और कुणाल कौन से मिशन की बात कर रहा था? इन सारे चैप्टर 24 कौन जीतेगा? कुणाल की क्लास में कल 2 नए स्टूडेंट आए थे, जिनमें से एक लड़की थी और एक लड़का। उस लड़के का नाम ईशान था और लड़की का नाम आराध्य, लेकिन ईशान उसे आरू बुलाता था।
सचूरी छुट्टी होने के बाद सभी अपने घर चले गए थे और इस वक्त आरू अपने रूम में बैठी हुई थी। आरू के रूम में ईशान आता है और उसने उसके पास आते ही कहा, मैंने उस लड़के के बारे में पता कर लिया है। उसका नाम कुणाल है और उसकी उम्र 18 साल है और उसके अंदर जो हैरानी की बात है वो ये है कि उसकी बहन भी उसी स्कूल में पढ़ती है। अगर उसकी बहन उसके साथ पढ़ती है तो इसमें हैरानी की क्या बात है? आरू ने ईशान से कहा। आरू की बात सुनकर ईशान ने एक पल के लिए ठहर कर कहा, उसकी बहन का नाम कियारा तोमर है। कियारा का नाम सुनकर आरू सच में हैरान हो गई थी और उसकी हैरानी भी उसकी चेहरे पर दिखाई देने लगी थी। आरू ने ईशान से तुरंत कहा, पर जहाँ तक मुझे पता है उसका तो कोई भाई नहीं है, वो बस अपने दादा के साथ रहती है। ईशान ने तुरंत आरू से कहा, हाँ मुझे भी इसी बात से हैरानी हुई थी, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि उसका भाई था जिसका 8 साल पहले एक कार एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में उसके मॉम डैड दोनों मर गए थे, लेकिन उसका कहना है कि वो बच गया था और अब 8 साल बाद वो वापस अपने परिवार के पास आ गया है। ये बात तो सच में हैरान करने वाली है, कोई मरा हुआ आदमी कैसे जिंदा हो सकता है? आरू ने सोचते हुए कहा। ईशान ने फिर आरू से कहा, मुझे उसके ऊपर शक है, क्योंकि मैं नहीं मान सकता हूँ कि कोई मरा हुआ इंसान वापस जिंदा हो गया है और हैरानी की बात तो ये है कि वो जिंदा भी हमारे आने से सिर्फ 1 हफ्ते पहले ही, और इतना ही नहीं बल्कि जिस दिन हमें क्लास की इन्फॉर्मेशन मिली थी वो उस दिन के अगले दिन ही स्कूल आ गया था। इतना कहकर ईशान आरू के सामने शांति से खड़ा हो गया था और तभी आरू ने कुछ सोचकर कहा, इसका मतलब उस लड़के का यहाँ पर आने का कोई मकसद है। आरू की बात सुनते ही ईशान ने तुरंत कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, और अगर ये कोई इत्तेफाक भी हुआ तो मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता हूँ कि वो हमारे आने के कुछ समय पहले ही यहाँ पर आया। आरू और ईशान इस बारे में बहुत देर तक बात करते हैं और वही कुणाल पीसी कैफे के अंदर आरव, जीत और राघव के साथ बैठकर गेम खेल रहा था और गेम खेलने के बाद वे वहां से अपने अपने घर की तरफ चले गए थे। कुणाल अपने घर की तरफ ही जा रहा था और तभी उसे रास्ते में कियारा दिखाई देती है। कियारा के हाथ में 2 थैले थे जिनके अंदर उसे घर का सामान और सब्जी ले रखी थी। कुणाल कियारा के पास जाकर उससे वे दोनों थैले ले लेता है और फिर वे दोनों एक साथ घर की तरफ जाने लगते हैं। कियारा ने चलते हुए कुणाल से कहा, भैया आज आप इतने देर तक कहाँ पर थे? तुमने ही तो कहा था कि मैं अपने दोस्तों के साथ जाकर मस्ती करूं। कुणाल ने कियारा की बात का तुरंत जवाब दिया। कुणाल की बात सुनकर कियारा ने कुछ सोचकर कहा, क्या आपके दोस्त वही थे जो एक बार घर भी आए थे, जिन्हें देखकर दादाजी डर गए थे? कियारा की बात सुनकर कुणाल ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, तुमने मुझे उनसे दूर रहने के लिए कहा था ना, इसलिए मैं उनके साथ नहीं था। कुणाल की बात सुनकर कियारा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी और तभी कियारा ने अपने मन ही मन कहा, भैया ने जिस तरह की हरकत स्कूल में की थी उसे देखकर तो मुझे ऐसा लगा था जैसे कि इनके कभी कोई दोस्त बनेंगे ही नहीं। कियारा ये सोच ही रही थी तभी कुणाल ने कहा, वैसे तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई थी और तुमने ये सब सामान किस लिए खरीदा है? कुणाल की बात सुनकर कियारा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो दादाजी के आने का वक्त हो गया है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए मार्केट से फ्रेश सब्जी लाकर बना दी जाए। कियारा की बात सुनकर कुणाल उसे कुछ नहीं कहता है और उसके साथ घर जाने लगता है और घर पर जाने की कुछ देर बाद ही कियारा खाना बना देती है और दादाजी भी घर वापस आ जाते हैं। सभी खाना खाकर कुछ देर बात करते हैं और फिर वे सभी अपने अपने रूम के अंदर चले जाते हैं। कुणाल ने अपने रूम में आने के बाद खुद से कहा, मैं तो लेफ्टिनेंट से माफ़ी मांगना ही भूल गया हूँ। ये कहते हुए कुणाल ने लेफ्टिनेंट को कॉल लगा दी थी और रिंग भी जाने लगी थी। कुणाल ने लेफ्टिनेंट से वादा किया था कि वो अपने स्कूल में आने के बाद किसी भी बच्चे को नहीं मारेगा, लेकिन उसके पहले ही दिन फाइट हो गई थी और वो फाइट में इस तरह उलझा था कि उसे लेफ्टिनेंट से माफ़ी मांगने का मौका ही नहीं मिला था। तभी लेफ्टिनेंट कॉल रिसीव कर लेते हैं और लेफ्टिनेंट की कॉल रिसीव करते ही कुणाल ने कहा, लेफ्टिनेंट मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे तुम मुझे लेफ्टिनेंट मत बोलो, क्योंकि अगर किसी ने सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम मुझे मेरे नाम अधिराज से बुला सकते हो। लेफ्टिनेंट ने कुणाल की बात पर ध्यान दिए बिना ही कहा। लेफ्टिनेंट ने कुणाल से ये कह तो दिया था, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि कुणाल ने उनसे माफ़ी मांगी है तो उन्होंने तुरंत कुणाल से कहा, तुमने मुझसे माफ़ी क्यों मांगी है? लेफ्टिनेंट की बात सुनकर कुणाल ने उन्हें कहा, वो मैंने आपका वादा तोड़ दिया ना, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं किसी से फाइट नहीं करूँगा। कुणाल की बात सुनकर लेफ्टिनेंट हैरान हो गए थे और वे हैरानी की वजह से अपनी जगह से उठकर बोले, क्या तुमने फाइट की? किसके साथ और उसकी हालत कैसी है? तुम्हें उससे ज़्यादा तो नहीं मारा, वो ठीक तो है ना?
लेफ्टिनेंट इस वक्त अपनी टीम के पास ही मौजूद थे और लेफ्टिनेंट की बात सुनकर सभी को अंदाजा लग गया था कि वे किससे बात कर रहे हैं और वे सभी ही घबरा गए थे और घबराहट लेफ्टिनेंट के चेहरे पर भी दिखाई दे रही थी। उन सभी को डर था कि कहीं कुणाल ने किसी को मार ना दिया हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसके पीछे पुलिस लग जाएगी और ऐसे में कुणाल और भी कहीं जुर्म कर बैठेगा, जिस वजह से लेफ्टिनेंट की घबराहट की वजह से पसीने भी आने लगे थे। तभी कुणाल ने लेफ्टिनेंट की घबराहट को कम करने के लिए कहा, नहीं, जिनके साथ मेरी फाइट हुई थी वो तो नौसिखिया ही थे और मैंने सब कुछ बहुत ही आसानी से संभाल लिया और किसी को ज्यादा चोट भी नहीं लगी है। कुणाल की बात सुनकर लेफ्टिनेंट की जान में जान आई थी और फिर उन्होंने एक राहत की सांस लेकर कहा, तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें मेरी किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत पड़ेगी तो तुम मुझे बेहिचक फोन कर सकते हो। लेफ्टिनेंट और कुणाल फिर ऐसे ही कुछ देर और बात करते हैं और कुछ देर बात करने के बाद लेफ्टिनेंट आखिरकार फ़ोन काट ही देते हैं और लेफ्टिनेंट ने जैसे ही फ़ोन काटकर अपने सामने देखते हैं तो उनके सामने उनकी पूरी टीम सिर्फ उन्हें ही देख रही थी और लेफ्टिनेंट के फ़ोन कटने का ही इंतजार था कि तभी सभी के सवाल एक एक करके लेफ्टिनेंट के ऊपर आने लगते हैं। लेफ्टिनेंट, क्या हुआ? क्या कुणाल ने किसी को मार दिया है? उसकी फाइट किससे हुई है? उसके पीछे पुलिस तो नहीं लग गई है? उसे हमारी ज़रूरत तो नहीं है? लेफ्टिनेंट से एक साथ इतने सवाल पूछे जा रहे थे कि लेफ्टिनेंट उनका जवाब देना तो दूर की बात, वो तो उन्हें शांत भी नहीं करा पा रहे थे। लेफ्टिनेंट ने फिर अपनी जगह से उठकर चिल्लाकर सभी को शांत कराकर कहा, बस चुप हो जाओ, कुणाल को कुछ नहीं हुआ है और उसने किसी को नहीं मारा है। उसका बस छोटा सा झगड़ा हो गया था जो कि उसने ठीक कर दिया है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। लेफ्टिनेंट की बात सुनकर सभी शांत हो गए थे और फिर उन सभी के बीच में से विशाल ने उठकर कहा, लेफ्टिनेंट, आपको क्या लगता है कि अगर कुणाल अगर मजाक में भी लड़े तो क्या होगा? विशाल की बात सुनकर उन सभी के बीच में शांति छा गई थी, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। लेकिन तभी लेफ्टिनेंट ने उस शांति को खत्म करते हुए कहा, हमने कुणाल को एक आम बच्चा बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, मुझे लगता है हमारी मेहनत रंग लाएगी। लेफ्टिनेंट की बात सुनकर सभी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी और वे सभी फिर से अपने काम पर लग गए थे। वही स्कूल के अंदर आरव अपनी सीट पर बैठे हुए थे और उसके पास जीत और राघव भी मौजूद थे। जीत और राघव अब दोनों ही आरव से अच्छे से बात कर रहे थे और जब कल वे आरव के साथ गेम खेलने के लिए गए थे तो उन्हें पता चला था कि उस गेम में आरव बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आरव अकेला ही पूरी टीम के बराबर था। आरव के गेम प्ले को देखकर जीत और राघव भी हैरान थे, क्योंकि वे भी उस गेम को बहुत वक्त से खेल रहे थे, लेकिन फिर भी वे आरव के सामने एक पल भी नहीं टिक पा रहे थे। वे तीनों क्लास में बैठकर कल के गेम के बारे में ही बात कर रहे थे। तभी आरव ने उन दोनों से कहा, कुणाल फाइट तो अच्छे से कर लेता है, लेकिन गेम में तो वो बिल्कुल ही बेकार है। आरव की बात से जीत ने भी सहमत होते हुए कहा, हाँ, ये बात तो सही है, कुणाल भले ही फाइट में कितना भी अच्छा हो, लेकिन गेम में तो वो हमारे से नीचे ही है। वैसे आरव, कल तुम जिस तरह गेम खेल रहे थे और तुमने कल के गेम में ही अपनी रैंक को गोल्ड पर ला दिया था, उस हिसाब से तो मैं पक्का बता सकता हूँ कि तुम्हारे रियल अकाउंट की रैंक जरूर बहुत अच्छी होगी, डायमंड या फिर प्लेटिनम। जीत और राघव दोनों आरव की रैंक का अंदाजा लगाने में लगे हुए थे। तभी आरव ने उन दोनों को अपनी रैंक के बारे में बताते हुए कहा, मेरे रियल अकाउंट की रैंक मास्टर है। आरव की बात सुनकर जीत और राघव दोनों के मुंह खुले रह गए थे, क्योंकि आरव जिस रैंक की बात कर रहा था वहां तक पहुंचना कोई आम बात नहीं थी। मास्टर रैंक के बाद एक ग्रेट मास्टर रैंक आती है, जिसके बाद गेम में आगे कोई भी रैंक मौजूद नहीं थी और ग्रेट मास्टर रैंक पर मौजूद प्लेयर की गिनती बहुत कम थी और अगर एक बार आरव ग्रेट मास्टर पर आ गया तो वो एक बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, जिसके बारे में हर कोई जानेगा और उसे देश की तरफ से गेम खेलने के लिए भी दिया जाएगा। आरव की रैंक जानने के बाद जीत और राघव दोनों ही इतने हैरान थे कि उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उन दोनों को ऐसे हैरान देख आरव ने उन दोनों का ध्यान उस बात से हटाने के लिए कहा, वैसे तुम दोनों को क्या लगता है, अगर कुणाल और ईशान की फाइट हो तो उन दोनों में कौन जीतेगा? आरव की बात सुनकर जीत और राघव दोनों ही एक पल के लिए शांत हो गए थे। तभी जीत ने आरव से कहा, कुणाल फाइट में कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन वो ईशान को फाइट में नहीं हरा सकता है, क्योंकि ईशान फाइट में कुणाल से भी ज़्यादा अच्छा है और उसने एक बार अकेले ही कई लोगों को मारा था। हाँ, मैंने भी इस बारे में सुना है कि ईशान ने एक बार 30 गुंडों को एक साथ मारा था। आरव ने जीत की बात से सहमत होते हुए कहा। आरव की बात सुनकर राघव ने उसे इस बारे में बताते हुए कहा, तुमने गलत सुना है, क्योंकि उसने 30 को नहीं बल्कि 50 स्टूडेंट को मारा था। वे सभी कोई खास गुंडे नहीं थे, बस प्रशांत की तरह ही उन्होंने भी एक गैंग ज्वाइन कर रखी थी। राघव की बात सुनकर जीत ने उस बारे में आगे बताते हुए कहा,
हाँ, वे सभी स्टूडेंट ही थे और उनमें से कुछ लड़कों ने आराध्य शर्मा को छेड़ने की कोशिश की थी और फिर ईशान ने उन्हें पीट दिया था। लेकिन तभी वहां पर उन स्टूडेंट के दोस्त आ गए थे और देखते ही देखते वहां पर एक युद्ध ही छिड़ गया था। पहले तो ईशान ने वहां पर 30 स्टूडेंट को मारा था और उन स्टूडेंट को देखने के बाद पता नहीं कहां से 20 और स्टूडेंट आ गए थे और फिर ईशान ने उन सभी को भी मारा था। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि उन सभी स्टूडेंट से फाइट करने के बाद भी ईशान को एक खरोंच तक नहीं आई थी। जीत की बात सुनकर आरव का मुंह खुला का खुला रह गया था और उसने हैरानी में कहा, भले ही कुणाल फाइट में कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन वो भी 50 स्टूडेंट के साथ अकेले फाइट नहीं कर पाएंगे, और वो भी बिना घायल हुए। आरव उन दोनों की बात सुनकर हैरान था, क्योंकि उसके हिसाब से 50 स्टूडेंट से अकेले फाइट करना कोई आम बात नहीं थी। कोई भी नॉर्मल पर्सन तो ऐसा नहीं कर सकता था। राघव ने फिर ईशान के बारे में और भी बताते हुए कहा, मैंने तो ये भी सुना है कि ईशान आराध्य के साथ हर वक्त रहता है और वो उसका बॉडीगार्ड है और साथ ही में वो उसका सेक्रेटरी भी है। आराध्य के सारे काम को वो ही संभालता है और कहा जाता है कि जब आगे जाकर आराध्य आगे जाकर अपनी कंपनी के शेयर को संभालेगी तो उस वक्त ईशान ही उसकी उन सब कामों में मदद करेगा। जहां एक तरफ ईशान की बात चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ कुणाल स्कूल में आ गया था और वो अपनी क्लास की तरफ ही जा रहा था। तभी ईशान उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक देता है। ईशान ने तभी कुणाल की आंखों में देखते हुए कहा, कौन हो तुम और तुम यहाँ पर क्यों आए हो? ईशान की बात सुनकर कुणाल हैरान हो गया था और वो हर बार की तरह अपनी हैरानी को छिपा लेता है, लेकिन इस बार उसकी हैरानी ईशान ने देख ली थी। ईशान ने कुणाल से ये सवाल क्यों पूछा था? क्या ईशान को कुणाल की सच्चाई का पता लग गया था? कुणाल अब ईशान के साथ क्या करेगा? और अगर उन दोनों की फाइट हुई तो कौन जीतेगा?